नमस्कार। आज हम एक ऐसे महाकाव्य की जड़ों में उतर रहे हैं जिसकी कहानियां सदियों से सुनाई जा रही हैं, रामायण। हमारे पास जो स्रोत है वो असल में एक पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट है जिसका शीर्षक है इतिहास और तथ्य। इसका उद्देश्य रामायण की कहानी को बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से प्रस्तुत करना है। तो चलिए इसी को खोलकर समझते हैं। इस स्क्रिप्ट की मदद से हम देखेंगे कि श्री राम के जन्म की कथा की नींव कैसे रखी गई। आज हमारा मकसद इस शुरुआती अध्याय के मुख्य तत्वों को समझना है। वो कौन से पात्र थे, कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने इस महागाथा का मंच तैयार किया। स्रोत के अनुसार कहानी की शुरुआत श्री राम से भी पहले होती है। और यहीं पर मुझे पहली चीज थोड़ी अलग लगी। कहानी की शुरुआत नायक यानी श्री राम से नहीं बल्कि कहानीकार से होती है, महर्षि वाल्मीकि से। हाँ। अक्सर कहानियां तो अपने हीरो से शुरू होती हैं। यहाँ कहानीकार को हीरो से भी पहले क्यों लाया गया? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है और इस स्रोत में इसका जिक्र भी है। देखिए, ये कहानी को एक मानवीय रचना से उठाकर एक दिव्य जनादेश बना देता है। दिव्य जनादेश। हाँ, जब देवऋषि नारद स्वयं वाल्मीकि को ये कथा सुनाते हैं और उन्हें लिखने को प्रेरित करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये कहानी देवताओं द्वारा चुनी गई है। ये सिर्फ एक राजा की जीवनी नहीं है, बल्कि एक, आप कह सकती हैं, कॉस्मिक इवेंट है जिसे दर्ज किया जाना जरूरी है। अच्छा। और वाल्मीकि को आदि कवि यानी पहला कवि बताकर स्रोत इस कहानी को साहित्य की शुरुआत के तौर पर स्थापित कर रहा है। अच्छा, तो ये कहानी की विश्वसनीयता और महत्व को स्थापित करने का एक तरीका है। ये कहने जैसा है कि इसे ध्यान से सुनो क्योंकि ये कहानी सीधे ऊपर से आई है। बिल्कुल। और नारद एक पुरुषोत्तम की भविष्यवाणी करते हैं, एक ऐसा आदर्श पुरुष जो धर्म, मर्यादा और करुणा का प्रतीक होगा। ये कहानी शुरू होने से पहले ही नायक का एक तरह से चरित्र चित्रण कर देता है। सही बात है। हमें पता है कि हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये एक तरह से पूरी रामायण का सार एक ही शब्द पुरुषोत्तम में बता देता है। तो कहानीकार को प्रेरणा मिल गई, कहानी का उद्देश्य तय हो गया। अब सवाल उठता है कि ये पुरुषोत्तम कहाँ जन्म लेगा? और जाहिर है स्रोत हमें उस केंद्र बिंदु पर ले जाता है जहां से ये महागाथा शुरू होती है, अयोध्या। हाँ, सूर्यवंश की राजधानी अयोध्या। स्रोत में इसका वर्णन एक समृद्ध और खुशहाल राज्य के तौर पर किया गया है, जहां राजा दशरथ का राज था। 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। सब कुछ मतलब उत्तम था, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी। और वो कमी थी उत्तराधिकारी की। स्रोत में लिखा है बस एक ही कमी थी, पुत्र का अभाव। पर क्या ये सिर्फ वंश चलाने के एक पिता की चिंता थी या उस दौर के एक सम्राट के लिए बिना वारिस के राज्य की स्थिरता पर कितना बड़ा खतरा था? ये सिर्फ एक पारिवारिक इच्छा नहीं थी, ये एक गंभीर राजनीतिक संकट था। राजनीतिक संकट? हाँ, बिना उत्तराधिकारी के राज्य में अस्थिरता का डर हमेशा बना रहता है। हाँ। कौन राजा बनेगा, इस पर तो गृह युद्ध तक छिड़ सकते थे। तो दशरथ की चिंता सिर्फ उनके वंश की नहीं, बल्कि अयोध्या के भविष्य की, उसकी प्रजा की सुरक्षा की चिंता थी। इसीलिए जब उनके गुरु वशिष्ठ पुत्र कामेष्टि यज्ञ का सुझाव देते हैं, तो ये कोई सामान्य उपाय नहीं था। इस यज्ञ के बारे में थोड़ा और बताइए। स्रोत में इसे एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के तौर पर दिखाया गया है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ कोई साधारण पूजा पाठ नहीं है। ये अथर्ववेद से जुड़ा एक बहुत शक्तिशाली और जटिल अनुष्ठान था। इसे अक्सर मतलब अंतिम उपाय के तौर पर देखा जाता था। अच्छा। इसका सुझाव देना ही ये दिखाता है कि अयोध्या में उत्तराधिकारी का संकट कितना गहरा था। और इस यज्ञ को करने के लिए महर्षि ऋष्यशृंग को बुलाया गया। वो अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, है ना? हाँ, अपनी तपस्या और पवित्रता के लिए। तो ये भी एक दिलचस्प चुनाव था। और फिर यज्ञ का वो दृश्य आता है जो बहुत शक्तिशाली है। यज्ञ की अग्नि से स्वयं अग्निदेव प्रकट होते हैं और राजा दशरथ को एक दिव्य पायस यानी खीर का पात्र देते हैं। आग से जीवन का प्रसाद निकलना, ये अपने आप में एक प्रतीक है। ये सिर्फ प्रतीक नहीं, ये कहानी का एक अहम मोड़ है। यहाँ से नियति का खेल शुरू होता है। अब उस पायस या खीर का बंटवारा होता है और ये बंटवारा महज एक गणित नहीं है, ये भविष्य का, ये आने वाले भविष्य का खाका है। हाँ, इस पे ध्यान देना जरूरी है। स्रोत बताता है कि दशरथ ने आधा हिस्सा अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया, बचे हुए आधे में से आधा कैकेयी को दिया और फिर जो बचा वो सुमित्रा को दिया। लेकिन कैकेयी और कौशल्या ने अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा सुमित्रा को और दिया, जिससे सुमित्रा के पास 2 हिस्से हो गए। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो ये प्रसाद का बंटवारा
जैसे किसी कंपनी के संस्थापकों के बीच हिस्सेदारी बांटी जाती है, वैसा है। अच्छा, जिसे जितना हिस्सा मिलता है कंपनी में उसका प्रभाव और जिम्मेदारियां उतनी ही तय हो जाती हैं। या नियति की हिस्सेदारी बांटी जा रही थी। वाह। कौशल्या को सबसे बड़ा हिस्सा मिला और उन्होंने मुख्य नायक श्री राम को जन्म दिया। कैकेयी को दूसरा हिस्सा मिला और उनके पुत्र भरत भी कहानी में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। और सुमित्रा का मामला सबसे अनोखा है, उन्हें 2 हिस्से मिले। और उन्होंने 2 पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। और देखिए कि उनका चरित्र कैसा बनता है। हाँ। लक्ष्मण अपना पूरा जीवन राम की सेवा में समर्पित कर देते हैं और शत्रुघ्न भरत के प्रति पूरी तरह निष्ठावान रहते हैं। सुमित्रा के दोनों पुत्रों का अस्तित्व ही सिर्फ दूसरों के लिए, यानी राम और भरत की सेवा के लिए है। मतलब ये बात उनके जन्म के दिव्य प्रसाद में ही लिख दी गई थी। बिल्कुल। कहानी में कुछ भी यूं ही नहीं होता, हर छोटी सी बात का एक गहरा अर्थ है। बच्चे के रिश्तों और कर्तव्यों का बंटवारा था। और फिर वो क्षण आया जिसका सबको इंतजार था, 4 राजकुमारों का जन्म। स्रोत में इस पल को द्वापर युग के अनेक हृदयों को प्रकाशित करने वाला क्षण कहा गया है। यहाँ द्वापर युग का जिक्र शायद एक लिपिकीय त्रुटि हो, क्योंकि राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। हाँ, हो सकता है। लेकिन भाव महत्वपूर्ण है। स्रोत अयोध्या के उत्सव का सुंदर वर्णन करता है। देवताओं द्वारा आकाश से पुष्प वर्षा का जिक्र है। ये क्यों जरूरी है? यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यह स्थापित करता है कि यह सिर्फ एक राजकीय जन्म नहीं है, यह एक दिव्य घटना है। इन बच्चों का जन्म किसी बड़े लौकिक उद्देश्य के लिए हुआ है। यह रामायण के मुख्य अध्याय की औपचारिक शुरुआत है। अब कहानी का मुख्य पात्र मंच पर आ चुका है। सही। कहानी का ये पहला भाग राजकुमारों के जन्म पर खत्म नहीं होता। ये उनके बचपन और शिक्षा तक जाता है, जो मेरे ख्याल से उनके चरित्र की नींव रखता है। बिल्कुल। यहाँ गुरु वशिष्ठ की भूमिका केंद्रीय है। स्रोत में साफ लिखा है कि उन्होंने राजकुमारों को केवल धनुर्विद्या या शस्त्र विद्या ही नहीं सिखाई, बल्कि नीति शास्त्र, मर्यादा और धर्म की शिक्षा भी दी। हाँ, और यही उनके चरित्र की नींव रखी गई, जो आगे की कहानी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी साबित होगी। तो ये सिर्फ एक वॉरियर प्रिंस बनाने की ट्रेनिंग नहीं थी। नहीं, ये एक राजा और उससे भी बढ़कर एक आदर्श पुरुष बनाने की ट्रेनिंग थी। श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम बनना यहीं से शुरू होता है। उनकी शिक्षा सिर्फ शस्त्रों की नहीं, बल्कि शास्त्रों और संस्कारों की भी थी। उन्हें सिखाया गया कि शक्ति का उपयोग कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है। यही शिक्षा आगे चलकर उनके हर निर्णय में झलकती है, चाहे वो वनवास स्वीकार करना हो या रावण का संहार करना। इस अध्याय में उनके जन्म के साथ साथ उनके उस चरित्र की भी नींव रखी जाती है, जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। माध्यम से 4 राजकुमारों के जन्म का मंच तैयार करता है। बिल्कुल। ये अध्याय उन सभी मुख्य पात्रों और उनके आपसी संबंधों की स्थापना करता है, जिनके आधार पर पूरा महाकाव्य खड़ा है। ये दिखाता है कि हर पात्र का एक उद्देश्य है और हर घटना एक बड़े कथानक का हिस्सा है। हमारे स्रोत यानी उस पॉडकास्ट स्क्रिप्ट में भी इसे पार्ट 1 कहा गया है। उसके अंत में ये संकेत दिया गया है कि अगले भाग में राम लक्ष्मण की विश्वामित्र के साथ वन गमन और ताड़का वध की कहानी होगी। इससे एक दिलचस्प सवाल उठता है। क्या? जिस तरह इन महाकाव्यों को अध्यायों या भागों में बांटकर सुनाया जाता है, क्या यह हमें कहानी कहने की कला के बारे में कुछ सिखाता है? हर अध्याय अपने आप में पूरा लगता है, लेकिन वो हमेशा आने वाली एक बड़ी घटना की भूमिका तैयार कर रहा होता है। ये सोचने वाली बात है कि क्या हमारे जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी इसी तरह किसी बड़े उद्देश्य की तैयारी होती है।